हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अब तक जो हम लोग वीडियो लेक्चर्स डाल रहे थे स्केलर वेक्टर के, वो सभी के सभी वीडियो लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर रहे थे। क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग इसलिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं कि अगर ऐप में कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो तुम लोग को यूट्यूब एक बैकअप की तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन यहां से आगे हम लोग सभी लेक्चर्स अपने ऐप में डालने वाले हैं, तो इसलिए तुमको ऐप में लॉगिन करना बहुत ही जरूरी है। तो जब तुम लोग ऐप में लॉगिन करोगे तब तुम लोगों को लर्निंग सेक्शन में जाना पड़ेगा, और लर्निंग सेक्शन में जाओगे मतलब ऊपर से दूसरा जो टैब है उसमें जाना पड़ेगा, कोर्स इस टैब में। और कोर्स टैब में जाने के बाद तुम्हें फिजिक्स ये सेक्शन मिलेगा, और फिजिक्स के सेक्शन में तुम लोग ऊपर अगर टॉप पे देखोगे तो वहां पे कैटेगरी बोल के एक है, तो वहां पे जाके तुम लोग स्केलर वेक्टर को क्लिक करो तो तुम्हें सभी वीडियोस स्केलर वेक्टर के दिखाई देंगे, और वहां पे हमारे वीडियोस नेक्स्ट केस में अपलोड होंगे। मतलब इस लेक्चर से आगे जितने भी वीडियोस हैं वो सभी के सभी वीडियोस हम लोग वहां पे अपलोड करने वाले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा यूज उस ऐप का प्रॉपरली होगा। उसी के साथ उसी वीडियो के नीचे अगर तुम लोग देखो तो हम लोग नोट्स भी उसी ऐप में अपलोड करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि इस संडे हम लोग स्केलर वेक्टर पे टेस्ट लेने वाले हैं, और उस टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो आज तक का होगा। तो आज तक जो स्केलर वेक्टर का जो पहला लेक्चर है ना, वहां से लेके आज के लेक्चर तक हम लोगों ने जितना भी स्केलर वेक्टर पढ़ा है उस पे बेस्ड हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। तो ये टेस्ट ऐप के अंदर होगी, ऐप में होगी, और टेस्ट का टाइमिंग शाम में 6 से 9 बजे के बीच में रहेगा। तो तुम लोग शाम में 6 से 9 बजे के बीच में कभी भी लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद टेस्ट सेक्शन है वहां पे, उसमें क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद तुम लोग जैसे ही टेस्ट को क्लिक करोगे वैसे ही वो टेस्ट 1 घंटे के लिए एक्टिवेट होगी। लेकिन ये टाइमिंग 6 से 9 के बीच में ही रखना। तो सपोज अगर किसी बच्चे ने 6:30 बजे क्लिक किया तो उसको 6:30 से 7:30 बजे तक 1 ही घंटे का टाइमिंग मिलेगा, और एक बार तुम लोगों ने टेस्ट दी तो तुम लोग बाद में फिर से टेस्ट नहीं दे पाओगे। इसलिए याद रखना कि तुम लोग प्रॉपरली 1 घंटे के लिए टेस्ट देने के लिए वहां पे बैठ जाओ। टेस्ट जो होगी वो संडे के दिन होगी। तो ये सब बोलने के बाद हम लोग अभी अपना अपना प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देखा है। संडे को हमारा लेक्चर रिकॉर्डिंग नहीं होता, और बाकी डेज में होता है, वीकडेज में होता है। तो सैटरडे का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग लास्ट क्या देखा था, तो हम लोग कुछ 2 डायमेंशनल वेक्टर के रेजोल्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट बताया था, देखो। तो वही कॉन्सेप्ट आज मैं एग्जाम्पल के द्वारा रिवाइज करने वाला हूं। तो कंसिडर करना ये एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। यहां पे मैंने एक फोर्स लिया है, ये मान लो कि ये फोर्स 20 न्यूटन, ठीक है ना। इसने एंगल किया है मान लो 37। यहां पे मैंने एक फोर्स लिया है ऐसा, सपोज मान लो इस डायरेक्शन में लिया है कुछ फोर्स 4 न्यूटन, ठीक है ना। यहां पे मैंने और एक फोर्स लिया है, सपोज मान लो 6 न्यूटन, और मैंने एक नीचे भी फोर्स लिया है इस डायरेक्शन में, मान लो कि वो कितना ले लेंगे 10√2। एंगल बताऊंगा 45 डिग्री। डन। और यहां पे हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया है कि यहां पे सेंटर में बॉडी प्रेजेंट है इधर। तो इस बॉडी पे ये 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे F1, इसको हम लोग बोलेंगे F2, इसको हम लोग बोलेंगे F3, और इसको हम लोग बोलेंगे F4। तो हमारा इस प्रॉब्लम में पहला टारगेट जो है टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो अभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करोगे क्या इसमें? 4 फोर्सेस के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले फोर्स F1 को लिखूंगा मैं, सो F1 फोर्स को लिखना है, ठीक है। तो F1 फोर्स को लिखने के लिए हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये वाली साइड एक्स एक्सिस में कौन सी साइड आएगी बोलो? एडजेसेंट आ जाएगी। तो एडजेसेंट साइड 37 की एडजेसेंट है। अगर हमें ये एंगल दिया होता, अगर हमें ये एंगल 37 दिया होता, ये एंगल किसके साथ है? वाई एक्सिस के साथ है। वाई एक्सिस के साथ अगर हमें 37 एंगल दिया होता तो ये इस एंगल की सामने वाली साइड होती। समझा नहीं? बताता हूं।
सपोज अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है और इस वेक्टर का मैंने ये वाला एंगल नहीं, मैंने ये वाला एंगल दिया है थीटा, है ना, और मैंने इसको बोला है कि ये वेक्टर ए वेक्टर है। अब मैंने तुम्हें पूछा कि भाई साहब इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कितना कंपोनेंट है। अब तुम लोग एडजेसेंट साइड का ही कॉन्सेप्ट यूज करोगे क्या? नहीं। यहां पे मैं एडजेसेंट साइड का कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि हमारी साइड एंगल की एडजेसेंट है। यहां पे हमको जो कैलकुलेट करनी है वो साइड एंगल की एडजेसेंट साइड है क्या? नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, बराबर। तो यहां पे बोलो ये साइड एंगल की एडजेसेंट साइड है कि अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड है इसलिए हम लोग इसको लेंगे ए साइन थीटा। समझा? इसलिए प्रॉब्लम को देख के प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। हमेशा ये नहीं रटना है कि एक्स एक्सिस में एडजेसेंट साइड ही होता है। 90% केसेस में एडजेसेंट साइड होता है, लेकिन कभी कभी एंगल के साथ ये चीटिंग करते, कभी कभी वो वाई एक्सिस के साथ एंगल देते हैं, और जब वो वाई एक्सिस के साथ एंगल देंगे ना तब तो वाट लग गई भाई साहब। तब तुमको सामने वाली साइड कंसिडर करनी पड़ेगी जो कि एक्स एक्सिस के साथ होगी। यहां पे सिंपल है, 37 की एडजेसेंट साइड तो एक्स एक्सिस में आ जाएगा f1 cos 37, और ये cos 37 कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है सर, I प्लस अपोजिट साइड 37 के अपोजिट साइड मतलब साइन थीटा, इसका मतलब f1 साइन थीटा साइन 37। हाँ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? सीधा ऊपर, हेड की तरफ जाना है, सीधा ऊपर। ऊपर मतलब किधर? पॉजिटिव जे। तुम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। f1 की वैल्यू तुम्हें दी गई है 20, cos 37 की वैल्यू पता है 4/5i प्लस 20, साइन 37 की वैल्यू पता है 3/5। यहाँ पे आ जाएगा j, तुम लोग कट कर सकते, तो ये 4, तो तुम्हारे पास होगा 16i प्लस 12j। ऐसे फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा f1 वेक्टर। f2 वेक्टर को तुम लोग देख सकते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ f2 वेक्टर? वो तो डायरेक्ट ही है। f2 वेक्टर पूरा का पूरा y डायरेक्शन में है, तो वो 6, पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव, तो 6j। इसको बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा है, देखो बहुत सारे बुक्स में उन्होंने कैसे लिखा है पता है? 0i प्लस 6j। पूरा का पूरा फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में। x एक्सिस में फोर्स है क्या? नहीं है। और फोर्स अगर x एक्सिस में नहीं है तो हमें यहाँ पे x एक्सिस में जीरो लेने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ भी हम लोग फोर्स नहीं लेंगे, क्योंकि पूरा फोर्स y एक्सिस में। इस वाले फोर्स के बारे में बात करो, F3 के बारे में। F3 पूरा का पूरा फोर्स x एक्सिस में है, y एक्सिस में नहीं है, तो y एक्सिस में 0j। समझा नहीं? अभी x एक्सिस में देखो, पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड? बोलो, पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड? नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड मतलब कैसा होगा? -4i। समझा नहीं? लेट अस गो फॉर दिस F4 के लिए खुद से करो, चलो F4 के लिए खुद से करो, चलो स्क्रीन को पॉज करो। F4 के लिए खुद से करोगे, चलो करो जल्दी जल्दी। बोलो, आ गया? चलो मैं करता हूं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कौन सी साइड आई? एडजेसेंट साइड। तो क्या लिखेंगे? 10√2 एडजेसेंट साइड cos 45। किधर जा रहा है भाई साहब? ये किधर जा रहा है? हेड की तरफ जाना है। किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, I है ना, I है। और ये नीचे जा रहा है, कौन सी साइड है? अपोजिट साइड है, तो माइनस। माइनस क्यों? नीचे जा रहा है भाई, y एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव 10√2 cos, गलती, अपोजिट साइड sin 45j। समझा? यहाँ पे वैल्यू 1/√2, तो ये √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास आएगा 10i minus 10j। दिस इज F4, करेक्ट। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे। सर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जो है वो होगा सबका एडिशन, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। सभी वेक्टर्स का एडिशन कर दो। देखो एक साथ चारों वेक्टर्स हम लोगों ने ऐड करे, एक साथ चारों को ऐड कर दिया, है कि नहीं? नहीं तो पैरेललोग्राम में दो दो को ऐड करते बैठते तो कितना टाइम लगता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट एडिशन। चल डायरेक्ट एडिशन, चल बोल। सभी I वालों का एडिशन करना है। 16 0 और ये -4 12
12 और 10, तो कितना आ गया 22 आए। करेक्ट। चलो आगे वाई एक्सिस में देखें, 12 और 6 18 माइनस 10 -8 जी। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करें, 16 12 माइनस है इसलिए 10 22, 12 6 18 माइनस 10 8, 8 प्लस 8, ठीक है ना। अब आ गया बराबर, तो ये आ गया नेट फोर्स। तो इस नेट फोर्स से हम लोग क्या समझे, सर ये जो नेट फोर्स है ये बॉडी पे ऐसे एक्ट हो रहा है, इसका मतलब इन सभी फोर्सेस को अगर निकाल दिया जाए, सभी फोर्सेस को अगर निकाल दिया जाए, सबका एडिशन करके निकाल दिया जाए, तो सभी फोर्सेस का एडिशन करने के बाद हमारे पास यहां पे इन सब का रिजल्टेंट मतलब ये फोर्स बचता है जो कि 22 आए, मतलब आए के डायरेक्शन में 22, ये इतना 22 आए, और 8J मतलब y के डायरेक्शन में ऐसा, तो ये नेट फोर्स ऐसा एक्ट होगा जो कि 22I x एक्सिस में होगा और 8J y एक्सिस में होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट सवाल, मुझे बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है। चलो क्या करें, इधर लाते हैं। अगर भाई साहब बॉडी इक्विलिब्रियम में चाहिए, बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी को किस में चाहिए, इक्विलिब्रियम में चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में चाहिए तो बॉडी के ऊपर जो फोर्स है टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। तो हमारे पास तो नेट फोर्स है ना, लेकिन अप्लाई करने के लिए हम लोग अप्लाइड फोर्स लगाने वाले, उसको बैलेंस करने के लिए तो नेट फोर्स 0 होगा, बराबर है ना। बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो बॉडी के ऊपर फोर्स 0, तो हमारे पास नेट फोर्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो भी अप्लाइड फोर्स होगा वो नेट फोर्स के अपोजिट होगा, माइनस होगा, बराबर। तो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितना लगेगा, यहां पे लिख लेता हूं, व्हाट इज द नेट फोर्स रिक्वायर्ड, सॉरी व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड, कितना अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना है उसका उल्टा, तो यहां पे कितना आएगा -22I -8J। अगर बॉडी के ऊपर इतना फोर्स लगाया गया तो बॉडी का फोर्स और हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ ये फोर्स सभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बॉडी उसी जगह पे इक्विलिब्रियम में रहेगी। बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है, बोला कि एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में -22I इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, वाई एक्सिस में कितना लगाना पड़ेगा -8J वाई एक्सिस में लगाना पड़ेगा, बराबर। चलो स्क्रीन को पॉज करो, लिख लो। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। अब यहां पे जो एग्जांपल है ये बहुत सारे बुक्स में है और थोड़ा टिपिकल भी है। चलो मान लो कि ये 5 किलो की बॉडी है, हम लोगों ने ऐसे एक रस्सी लगाई और ऐसा एक सिचुएशन है जहां पे और एक हम लोगों ने एक रस्सी लगाई, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग कोई भी रस्सी ले लेते हैं, है ना, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हम लोगों ने कोई कपड़ा ले लिया, फॉर एग्जांपल ये कपड़ा अपने पास है, तो ये कपड़ा भी फिलहाल लूज है, लेकिन अगर मैं इसको वेट लगाऊंगा तो ये कपड़ा तन जाएगा और ये तनने की वजह से इस कपड़े में आ जाएगा टेंशन, है कि नहीं। हमारा टारगेट उसी टेंशन को कैलकुलेट करना है। अब बच्चे बोलेंगे सर इतना सिंपली आपने टेंशन को एक्सप्लेन किया। टेंशन हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा कंसिडर करो ना कि इस वेट की वजह से यहां पे इस स्ट्रिंग में ऐसा कुछ तनाव आता है और इस स्ट्रिंग में कुछ तनाव आता है, तो दोनों स्ट्रिंग में जो तनाव आता है, टेंशन आता है, उस टेंशन के फोर्स को हम लोगों ने बोला है T1 और T2। और ये याद रखना कि जितनी स्ट्रिंग्स होंगी अलग अलग तो उतनी स्ट्रिंग्स में उतने टेंशन होंगे, क्लियर। तो यहां पे कितनी स्ट्रिंग है, ऊपर वाली एक स्ट्रिंग है फर्स्ट, यहां पे स्ट्रिंग है सेकंड, तो 2 स्ट्रिंग तो 2 टेंशन। अगर मेरे हाथ में 2 कपड़े होते और यहां पे मैं फोर्स लगाता, यहां पे फोर्स लगाता, तो दोनों कपड़ों में अलग अलग टेंशन होता ना भाई। इसी तरह से यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे अलग अलग टेंशन है। अब हमें इस टेंशन को कैलकुलेट करना है और हमें अब एंगल देते वक्त गड़बड़ी करी गई है, यह एंगल दिया गया है 37, क्लियर। ये वन ऑफ द फेमस क्वेश्चंस है
ठीक है, और इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक तो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके करूंगा और दूसरा मैं इसका शॉर्टकट बनाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो, अब तुम तो जानते हो कि इसको धरती माता नीचे खींचेगी और नीचे खींचने की वजह से उसका वेट एक्ट होगा, और वेट का फॉर्मूला तो जानते हो, m/g। अब तुम लोग को पता होगा कि सर मास अलग है, वेट अलग है, टेंशन अलग है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मास और वेट वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा। यहां पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, इस वेक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 किलो की बॉडी है, यहाँ पे m है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू वेट 10, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है ना। अब यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2, हमें ये दो टेंशंस कैलकुलेट करने हैं। तो हमारा प्राइमरी टारगेट है कि इस तनाव को कैलकुलेट किया जाए, इन टेंशंस को कैलकुलेट किया जाए। तो ये टेंशंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज करेंगे। अगर इस टेंशन को देखो तो ये टेंशन पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में है T2, लेकिन गड़बड़ वाला टेंशन अगर तुम लोग देखो तो ये वाला टेंशन है ये। तो ये टेंशन ऐसे एक्ट हो रहा है, देखो यहां पे, और यहां पे हम लोग कंसिडर करने वाले ये y एक्सिस, और यहां पे हम लोग कंसिडर करने वाले ये x एक्सिस। हमारा टेंशन ऐसे एक्ट हो रहा है T1, और यहां पे कुछ एंगल है 37। तो यहां पे देखो ये y एक्सिस की जो साइड है, ये वाली साइड है ना, तो ये वाली साइड कैसी साइड है, एडजेसेंट साइड है। इसलिए y एक्सिस में ये जो कंपोनेंट होगा वो T1 cos 37 ऐसा कंपोनेंट होगा। और अगर तुम लोग x एक्सिस में देखो, इसका मतलब ऐसा देखो, तो इस x एक्सिस में अगर तुम लोग देखो तो ये x एक्सिस में जो कंपोनेंट आने वाला है ऐसे, हाँ, तो x एक्सिस में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि ये रेक्टेंगल है यहां पे। तो ये अपोजिट साइड अगर 37 है तो ये अपोजिट साइड हमें कैलकुलेट करनी है, तो इस कैलकुलेट साइड को कैलकुलेट करने के लिए 37 की अपोजिट साइड है। तो 37 के अपोजिट साइड, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे T1 sin 37। तुमको समझ गया होगा ये। तो ये रट्टा मारना कितना गलत है कि x एक्सिस में हमेशा एडजेसेंट साइड रहती है, नहीं, एंगल पे डिपेंड करता है। तो यहां पे एंगल की एडजेसेंट साइड y एक्सिस में है, इसलिए T1 cos 37 y एक्सिस में है, और इसकी सामने वाली साइड x एक्सिस को पैरेलल है, x एक्सिस में एक्ट हो रही है, इसलिए T1 sin 37 x एक्सिस में। क्लियर। लेकिन देखो यहां पे ऐसा बोला गया है, इस प्रॉब्लम में ऐसा बोला जाता है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में है ऐसा बोला जाता है, और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तभी तुमको T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती, बराबर। तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना आना चाहिए, चलो सोचेंगे। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी के ऊपर फोर्स कितना, 0। तो इसका मतलब बॉडी पे फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्सिस में भी फोर्स कितना, सर एक्स एक्सिस में भी फोर्स 0 होना चाहिए, और y एक्सिस देखो तो y एक्सिस में भी कितना, सर y एक्सिस में भी फोर्स 0 ही होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे Fx Fy दैट इज इक्वल टू 0। x एक्सिस में फोर्स 0, y एक्सिस में फोर्स 0, दोनों एक्सिस में फोर्स 0 होंगे तो ही टोटल फोर्स बॉडी पे 0 आएगा, बराबर। अब देखो यहां पे, तो ये वाली साइड ऐसी है, तो यहां पे T1 sin 37, बराबर। अब अगर तुम लोग तुम्हारा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो x एक्सिस पे, अगर x एक्सिस को देखो सिर्फ, तो x एक्सिस में तुम्हें क्या दिख रहा है, T2 उधर है, T1 sin 37 इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो वो एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर x एक्सिस में फोर्स 0 है, फोर्स 0 कब आएगा, अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हाँ कि ना, बराबर। तो T2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, सर व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2, T1 sin 37। क्लियर। sin 37 की वैल्यू लिखेंगे T2 sin 37 3/5। चल आ गया, और इसको हम लोग बोलेंगे पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। y एक्सिस में सोचें। अब y एक्सिस में अगर तुम लोग देखो तो y एक्सिस में मेरे पास ये ऐसा फोर्स प्रेजेंट है, y एक्सिस में देखो,
और यहाँ पे फोर्स कितना प्रेजेंट है, T1 cos 37। तो y एक्सिस में अगर तुम लोग पूरी अंडरस्टैंडिंग करो, देखो ये पूरा y एक्सिस तुम लोग देख लेना। तो y एक्सिस में एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, लेकिन y एक्सिस में टोटल फोर्स कितना होना चाहिए, 0। और y एक्सिस में अगर टोटल फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये और ये एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। इसका मतलब ऊपर का फोर्स आना चाहिए T1 cos 37, जो कि बैलेंस करना चाहिए mg को। समझा नहीं? तो T1 cos 37 बैलेंस करना चाहिए mg को। तो T1 cos 37 की वैल्यू लिखेंगे कितनी है भाई साहब, 4/5। mg की वैल्यू लिखेंगे 50। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं T1 की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय 4, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाय 2। डन। हाँ, फ्रैक्शन में भी कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड करो 6, 2.5 न्यूटन। फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं अपन 62.5 न्यूटन। ऐसा आ गया T1। अब T1 अगर ऐसा आ गया तो इस T1 की वैल्यू तुम लोग यहां पे रखो, बराबर। तो चलो T1 की वैल्यू यहां पे रख के T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1, रखो यहाँ पे कितना है, 250 डिवाइडेड बाय 4, जो भी वैल्यू है कट कर यहाँ पे कितना आता है 50, तो मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे तो 150 डिवाइडेड बाय 4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाय 2 न्यूटन। पॉइंट में निकालना है तो निकालो। तो इस तरह से हम लोगों ने T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट की। लेकिन इसके लिए एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट होके गया जिसका नाम था लैमी, और इसलिए इसको बोला जाता है लैमीज थ्योरम। ये फिजिक्स में क्या कुछ बहुत बड़ा थ्योरम ऐसा है नहीं, ठीक है, लेकिन लैमीज थ्योरम कुछ कंडीशंस हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं, हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते। लैमीज थ्योरम के लिए सबसे पहली बात जो है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। क्या कर रहे हो सर, अरे हम लोगों ने T1 और T2 की वैल्यू निकाली, हाँ कि ना, निकाल दी सर, बराबर। तो T1 और T2 की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसको एक शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट तरीका सिर्फ हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी है, ये साइंटिस्ट एक लैमीज बोल के एक साइंटिस्ट होकर गया, दिस इज कॉल्ड एज लैमीज थ्योरम। तो लैमी एक साइंटिस्ट था जिसने इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक बताई। लेकिन इस ट्रिक को बताते वक्त उसने कुछ कंडीशंस बताई। कंडीशंस ने उसने पहले क्या बोला, पहली कंडीशन उसकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए इसका मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर फोर्स 0 होना चाहिए भाई साहब, तभी एक्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी कंडीशन क्या बोली, इट इज ओनली अप्लाइड फॉर 3 फोर्सेस। 3 फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते, 3 से ज्यादा फोर्सेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चौथी कंडीशन क्या बोली, सबके सब एक ही प्लेन, तीसरी कंडीशन सॉरी, सबके सब एक ही प्लेन में होनी चाहिए, वन प्लेन। वन प्लेन इसका मतलब होने चाहिए कोप्लानर, ठीक है ना। तो इन 3 कंडीशंस को पकड़ के लैमीज ने ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए परमिशन दी। ये थ्योरम उसने ऐसे डिराइव किया, अगर 3 कंडीशंस है तो ही हम लोग ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी 3 कंडीशंस है भाई साहब, बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, 3 फोर्सेस होने चाहिए, तीनों के तीनों कोप्लानर होने चाहिए, तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो थ्योरम क्या है, तो थ्योरम ऐसा है, पहला फोर्स लेना, उसका अपोजिट एंगल लेना साइन अल्फा, दूसरा फोर्स लेना, उसके अपोजिट एंगल लेना साइन बीटा, तीसरा फोर्स लेना, उसके अपोजिट एंगल लेना साइन गामा। अब अपोजिट एंगल क्या है, टेंशन न ले, मैं बताता हूं। देखो लैमीज थ्योरम जब भी तुम लोग अप्लाई करो तो तुम्हें हमेशा ऐसी ही कंडीशन मिलेगी, ये 3 फोर्सेस ऐसे एक्ट हो रहे होंगे हमेशा। एक फोर्स होगा F1, F1 के सामने अल्फा, सामने वाला एंगल। चलो आगे, F2, F2 के सामने बीटा, F3, F3 के सामने गामा। अब समझा अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, ऐसे। तो इस थ्योरम को हम लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। अब ये साइन कॉस की कुछ जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, हमें पहले से ही पता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो बात खत्म।
ठीक है, चलो अप्लाई करेंगे, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग एक अच्छी सी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास डायग्राम कैसी है, देखो यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा फोर्स है T1, टिक 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 टिक। दूसरा फोर्स है भाई साहब T2, और जो तीसरा फोर्स है वो नीचे है, C है, डन, mg। एंगल दिया गया है ये 37, तो ये 37 है, ये वाला कितना है, तो ये वाला हम लोग लिख सकते हैं कितना है 90, ठीक है ना। ये वाला कितना 90, बेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला कितना, सर ये वाला भी तो 90 है बराबर, तो ये वाला कितना, सर ये वाला है 50, डन, बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स में बताई थी, sin 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, डन, sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, डन। चलो आ जाओ, अब सॉल्व करेंगे। पहला फोर्स मान लो F1 T1, पहला फोर्स लें, T1 फोर्स लिया, डिवाइड करें, डिवाइड किया, साइन लें, साइन लिया, एंगल लें इसके अपोजिट, टाक 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 90, समझा ही नहीं, सामने वाला एंगल, समझा, एक साथ सॉल्व हो गया पूरा का पूरा प्रॉब्लम, देख, इक्वल टू दूसरा फोर्स mg, mg की वैल्यू कितनी है 50, है ना, हम लोगों ने निकाली है mg की वैल्यू, देख 50, ठीक है। तो फोर्स लिया mg के सामने वाला एंगल, इधर ही बच्चे गलती करते हैं, एंगल लें तो पूरा लें, मतलब mg के सामने वाला, मतलब ये पूरा एंगल लेना होता है। तो पूरा एंगल कितना आता है, देख, राइट इट डाउन, sin 90 प्लस 37, संभाल लेना, इक्वल टू लास्ट वाला फोर्स अपना T2 रह गया, तो T2 के सामने वाला एंगल, अब T2 के सामने कितना एंगल प्रेजेंट है, तो T2 के सामने जो एंगल प्रेजेंट है ये पूरा एंगल लेना है, उस फोर्स के आगे जितना एंगल है वो पूरा लेना है। तो यहां पे तुम लोग लोगे तो लिखोगे साइन T2 के सामने वाला, तो भाई साहब 90 प्लस 53, ठीक है, स्टेटमेंट लिख गया लैमिस का, मस्त। तो चलो अब आगे कैलकुलेशंस करेंगे, तो ये मैं इरेज कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। और ये वाला भी इरेज कर देता हूं क्योंकि तुम लोगों ने लैमिस थ्योरम लिखा ही होगा, है ना, हम लोगों ने पूरा का पूरा अप्लाई किया है, इसका मतलब तुम लोगों ने लिख भी दिया होगा, बराबर। चलो आ जाओ चलो कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है ना। चलो T1 sin 90 की वैल्यू 1 है, चलो आगे लिखेंगे 50, और मैंने क्या बोला था, sin 90 प्लस 37, sin 90 प्लस थीटा को cos थीटा लिखें तो cos 37 लिख ले डायरेक्ट, इक्वल टू यहां पे लिख लें T2, sin 90 प्लस 53, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, ऐड मत करते बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड किया नहीं किया, cos ऑफ 53, खत्म बात। अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते, तो T1 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय, हाँ, cos 37 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे T2, और यहाँ पे cos 53 की वैल्यू 3 बाय 5, करेक्ट। चलो अब कर लो आगे आंसर, T1 ये कितना आ गया, देखो ये T1 की वैल्यू कितनी आई 250 डिवाइडेड बाय 4, खत्म बात। और T2 की अगर कैलकुलेट करनी है तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो T2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 3 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आ गई 150 डिवाइड बाय 4, आंसर चेक करना, 250 डिवाइड बाय 4 आ गया और 150 डिवाइड बाय 4, खत्म। तो लैमिस ने सबके सब फोर्सेस एक ही लाइन में सॉल्व कर दिए, उसने डायरेक्टली बोला कि ये थ्योरम अप्लाई करो, तुमको सबके सब आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, छोटा थ्योरम है लेकिन काम का थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा इस थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। इसीलिए मैं इस थ्योरम पे बेस्ड
एक प्रॉब्लम तुमको होमवर्क बोल के दे रहा हूं, ठीक है? स्क्रीन को पॉज करें, पूरा का पूरा अच्छे से लिखें और खुद से एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करें। और घर पे सॉल्व करने के लिए मैं जो प्रॉब्लम दे रहा हूं वो प्रॉब्लम लैमिस थ्योरम से सॉल्व करें, है ना? कंपोनेंट उसके लिख के सॉल्व मत करें, बहुत लंबा जाएगा वो कैलकुलेशन, अननेसेसरी। तो ये ऐसा दे रहा हूं मैं, और यहाँ पे वही 5 किलो की बॉडी देता हूं, ठीक है ना? इधर रस्सी को ऐसे टांग दिया गया है, इधर टांग दिया गया है ऐसे, ये ऐसे, ये वाला एंगल 37, ये वाला एंगल 53। तुम्हें कैलकुलेट करना है T1 और T2, ठीक है ना? और बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? चलो, राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज तक जो हम लोगों ने देखा है पूरा का पूरा प्रॉब्लम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखा है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखा है। लेकिन फिजिक्स में हमेशा प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता नहीं है, कभी कभी वो इंक्लाइन प्लेन में भी होता है। इसका मतलब मैं बताता हूं। तुम लोगों ने कभी वो घर के सामने ऐसा एक स्लोप देखा है? स्लोप मतलब ऐसे ट्रायंगल की तरह करते देखो वो, ठीक है? या ट्रायंगुलर वेज देखा है कभी? अब ये ट्रायंगुलर वेज क्या चीज है मैं बताता हूं। देखो, ये ऐसा कुछ देखा है कभी? ये ऐसा ट्रायंगल होता है और ये ऐसी चीज होती है, देखो ये। डन? तो यहां पे अगर हम लोग कोई बॉल वगैरह रखे तो ये बॉल घूमते 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 नीचे आता है और यहां से ऐसा आगे चला जाता है, ऐसा गोल घूमते घूमते आगे चला जाता है। इसी चीज को, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं यहां पे, है कि नहीं? ये इसी चीज को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, विच मेक्स एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड, इंक्लाइंड प्लेन, समझा? तो फिजिक्स में कभी कभी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स में चीजें इंक्लाइंड प्लेन पे भी होती हैं ऐसे। तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के साथ लेना पड़ता है। मतलब हमें कभी कभी ऐसा भी कंसिडर करना पड़ता है कि ये एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है और इसको परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा आया हुआ है। और हमें सभी फोर्सेस इन एक्स और वाई में कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो, आज तक हमारे एक्सिस कैसे थे? ये एक्स ऐसा था ना, और ये वाई ऐसा था। लेकिन अब इंक्लाइन प्लेन होने की वजह से हमें एक्सिस भी इंक्लाइन करने पड़े। तो इसका मतलब देखो ऐसा है। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, फिजिक्स का प्रॉब्लम भी बनाता हूं, ये ऐसे, और हमारे पास ये मास m है। अब धरती माता इसे कैसे खींचेगी? कुछ लोग बोलेंगे ऐसे। धरती माता सभी चीजों को सीधा नीचे खींचती है, mg। वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। चीजें ऐसे क्यों जाती है उसका रीजन अलग है, लेकिन धरती माता हमेशा बॉडी को नीचे ही खींचती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा नीचे खींचती है। तो हम लोग अभी इन एक्सिस पे कैलकुलेशन करेंगे क्या? ये और ये इस एक्सिस पे कैलकुलेशन करेंगे क्या? एक्स और वाई जो हमारे ओरिजिनल एक्सिस थे? नहीं, हम लोग अभी कैलकुलेशन इन एक्सिस पे करेंगे, हमारे नए एक्सिस पे। तो इनको हम लोग बोलेंगे ये वाला, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे एक्स और इसको हम लोग बोलने वाले हैं वाई। सो दीज आर आवर न्यू एक्सिस फॉर दिस प्रॉब्लम। एक्सिस कुछ भी लो, आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन इस केस में इंक्लाइन प्लेन में एक्सिस लेना बहुत सही चीज है। ठीक, चलो अब 90% केसेस में तुम्हें यह एंगल दिया होता है थीटा, ठीक है? अब देखो ये एंगल थीटा, ये 90 बराबर, तो ये कितना 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल। देखो ये वाला एंगल है ना। अब ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? देख लेना, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, अपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, देख लेना, ये कंफ्यूजन का पॉइंट है। यहां पे 90,
अरे ये वाला तो एंगल 90 है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो बोल अब ये कितना हुआ, थीटा। समझा? थीटा 90 माइनस थीटा, सो अपोजिट साइड सर, ये 90 माइनस थीटा तो वो 90 माइनस थीटा, ये तो परपेंडिकुलर है 90, तो ये कितना होगा, थीटा। फिजिक्स में इसको थ्योरम से भी बोला जाता है, और थ्योरम ऐसा है कि एंगल बिटवीन द लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये एक लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कितना एंगल करते हैं, थीटा। तो ये पहली लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन में एंगल कितना होता है, थीटा। तो इनके परपेंडिकुलर्स में भी एंगल थीटा होगा। तो ये जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर ये लाइन है, बराबर, और ये जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में होने वाला मतलब ये एंगल थीटा है, और हमको इसी एंगल का इंपॉर्टेंस है, द एंगल मेड विद द वाई एक्सिस। क्लियर? और एक बार अगर एंगल कैलकुलेट हुआ तो हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर है, और अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बताओ ये कौन सी साइड है थीटा की, एडजेसेंट साइड की अपोजिट साइड। इस ट्रायंगल को देख लेना, ये वाला ट्रायंगल, ये यहां से ऐसे इस ट्रायंगल को देख लेना 90 डिग्रीज, बराबर। तो थीटा ये mg हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, ब्लू कलर का हाइपोटेनियस। तो ये येलो कलर का जो है थीटा का एडजेसेंट साइड है, और थीटा का एडजेसेंट साइड है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, mg। बोलो एडजेसेंट साइड के लिए हम लोग लिखेंगे cos थीटा, बराबर। अच्छा, अब मेरा और एक क्वेश्चन है, ये कंपोनेंट रियलिटी में है क्या? हम लोग समझने के लिए दिखा रहे हैं, ये कंपोनेंट रियलिटी में नहीं है, ऐसा mg cos थीटा sin थीटा नहीं। हम लोग हमारे कैलकुलेशन के लिए दिखा रहे हैं, चीजों को सिंपल करने के लिए दिखा रहे हैं, उनका एडिशन हम लोग को इजीली करने को आए इसीलिए दिखा रहे हैं। रियलिटी में सिर्फ फोर्स यही है, mg। अब थीटा की ये वाली साइड कौन सी साइड है बोलो, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब कितना होगा, mg sin थीटा। लेकिन mg sin थीटा जो है इसको हम लोग यहां पे नहीं दिखाते। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि बॉडी का सेंटर ये है ना, एक्चुअली बोलूंगा तो सेंटर ऑफ मास। तो ये mg sin थीटा इस सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होगा। बॉडी का जो सेंटर है ये वाला सेंटर है, बराबर, इसको फिजिक्स में बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ने वाले, तो मैं अभी बोलूंगा बॉडी का सेंटर यहां पे है। तो इस mg sin थीटा को अगर हम लोग यहां पे दिखाएं तो वो बॉडी का बिहेवियर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस mg sin थीटा को बाहर नहीं यहां पे दिखाते हैं। तो इसलिए मैं इस mg sin थीटा को यहां पे दिखाऊंगा ऐसे। तो यहां पे आ जाएगा mg sin थीटा। तो इस तरह से तुम लोगों ने इस mg के दो कंपोनेंट्स निकाले। एक कंपोनेंट ऐसा निकाला, ये इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि ये ऐसी लाइन में है जो इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है, बराबर है ना। तो दिस इज द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड दिस इज द कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो mg sin थीटा ऐसे, mg cos थीटा ऐसे, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे mg। क्लियर? ऐसा अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी वजह से हम लोग इंक्लाइन प्लेन में फिजिक्स आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, फोर्सेस का एडिशन भी हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि मुझे लेना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुम लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसा सपोज अगर बस है फॉर एग्जांपल, हालांकि अभी बस सेवाएं तो बंद हैं, लेकिन फिर भी अगर ये बस है और मान लो कि बस के अंदर एक पेंडुलम है, पेंडुलम, बराबर है ना। अब बस रुकी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर बस एकदम से आगे जाएगी, क्या बोला मैंने, बस अगर एकदम से आगे जाएगी तो क्या पेंडुलम भी एकदम से आगे जाएगा? बस अगर एकदम से आगे जाएगी तो पेंडुलम भी एकदम से आगे जाएगा, बराबर है ना। बस अगर आगे झटका लेगी तो पैसेंजर पीछे गिरते हैं ना, अरे बराबर है कि नहीं? करके देखो, अगर गाड़ी का तुम लोग
झाड़ करके एक्सेलेरेटर बढ़ाओगे तो तुम लोगों को पीछे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं, एकदम झटका देना है गाड़ी को, तो गिर जाओगे नहीं तो झटका देने के इसमें। अगर बस का एक्सेलरेशन आगे रहेगा तो बस के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो पीछे के साइड पे झुकेंगी। और एक, अगर बस लेफ्ट में टर्न ले रही है तो हम लोग राइट में जाते हैं, बराबर है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो बस अगर आगे जा रही है तो ये पेंडुलम पीछे जाएगा, एंगल थीटा करेगा, समझा। और बस का एक्सेलरेशन इसके ऊपर ऐसे पीछे एक्ट होगा ए। अभी मैं जो कुछ चीजें बता रहा हूं ये चीजें तुम्हारे दिमाग के ऊपर से भी जाने का चांसेस है, लेकिन कैसा है कि ये कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस बहुत सारी बुक्स में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में यहां पे क्लियर करना चाहूंगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तो हम लोग इसकी पीएचडी करने वाले हैं, अपने जैसा तो कोई लेने ही नहीं वाला। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जला के रख देंगे पूरा, इतना भयानक लेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तुम लोग तो अभी ये बेसिक स्केलर वेक्टर देख रहे हो, अभी तो जलवा देखा नहीं है तुम लोगों ने। तो यहां पे एक्सेलरेशन पीछे रहेगा, बस आगे, बस का एक्सेलरेशन आगे, पेंडुलम के ऊपर एक्सेलरेशन पीछे, पेंडुलम पीछे के डायरेक्शन में झटका खाएगा। अच्छा, वेट किधर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा, ऊपर। क्या बात कर रहे हो सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही होगा, धरती माता तो नीचे ही खींचेगी, तो इसका मतलब ये यहां पे जी नीचे होगा, करेक्ट। तो ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, tan थीटा। देखो, अगर हम लोग ये लाइन एक्सटेंड करें तो ये थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये ऊपर का ए तो ये भी ए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, tan थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो tan थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो बहुत सारे बुक्स में ये बोला गया है कि एक्सेलरेशन कितना, जी tan थीटा, एंगल कितना, tan थीटा कितना, थीटा कितना, ऐसे बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में बाद में लेने वाला हूं, लेकिन फिलहाल के लिए ठीक है। बस अगर आगे जाएगी तो पेंडुलम पीछे जाएगा, और इस एक्सेलरेशन ए का अपोजिट होना ही इस पेंडुलम को पीछे ले जाने का कारण है। पेंडुलम पीछे क्यों जाता है, बस का उसके ऊपर उल्टा एक्सेलरेशन एक्ट होता है। बस लेफ्ट में जाएगी तो हम लोग राइट में जाते हैं, वैसे ही बस आगे जाएगी तो पीछे। तो यहां पे एक्सेलरेशन इधर, यहां पे जी, तो हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो tan थीटा हमारे पास आ गया a इक्वल टू जी tan थीटा। तो इससे तुम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलो स्क्रीन को पॉज करो और ये डायग्राम्स बनाओ, इंक्लाइन प्लेन वाले डायग्राम बनाओ और ये भी बना देना। चलो राइट इट डाउन। तो ध्यान दो दोस्तों, हम लोगों ने आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से आगे सभी लेक्चर्स हमारे ऐप में दिखाई देंगे, हमारे ऐप में एक्सेसिबल रहेंगे। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इस केस में क्या है कि कभी कभी तुम्हारा ऐप एक्टिवेशन का जो एरर है वो आ सकता है। कभी तुम्हारा ऐप एक्टिवेट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वेट करें। और हम लोगों ने जो तुमको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है ऐप एक्टिवेशन के लिए, 9588480460, इस नंबर पे कॉल करें। अगर ऐप, हमारा ऐप तो जानते हो ना तुम लोग, ऐप कौन सा है हमारा, BMPC बोल के एक ऐप है हमारा, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसमें एग्जाम्स, बाकी नोट्स, हमारे जो असाइनमेंट्स है वो, फिर बाद में हमारे लेक्चर्स, और हमको जो भी नोटिफिकेशंस देना है वो पूरे के पूरे नोटिफिकेशंस उस ऐप में प्रेजेंट है। ऐप एक्टिवेशन होने में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कैसा है कि लॉकडाउन पीरियड है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग हमारे ऑपरेटर्स को मोर देन 2-3 आवर से ज़्यादा हम लोग कंपलसरी नहीं कर सकते आने के लिए। इसलिए मोस्टली ये ऐप एक्टिवेशन 10 से 1 के बीच में होगा। तो अगर तुम लोग मुझे
या इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तुम लोग अगर अपना नाम और रोल नंबर भी बताते हो तो कम से 4 बजे अगर किसी ने बताया तो 4 बजे ऐप एक्टिवेशन हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा वहां पे कोई भी ऑपरेटर नहीं होगा। तो इसको एक्टिवेशन करने के लिए 24 से 48 आवर्स लगते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, नॉर्मली उसके पहले ही हो जाता है, इमीडिएटली ही हो जाता है। लेकिन कभी कभी अगर ऐप एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो उसका टेंशन बिल्कुल ना लें, वो ऐप जरूर एक्टिवेट होगा। वो बनाया ही इसलिए कि वो एक्टिवेट हो, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर पाए। तुम्हारा यहाँ पे टारगेट ये नहीं है कि तुम्हारा ऐप एक्टिवेट है कि नहीं, तुम्हारा टारगेट ये है कि तुम्हें लर्निंग मिल रही है कि नहीं। और अगर वो लर्निंग तुम्हें मिल रही है तो कोई इशू नहीं, तुम लोग उस लर्निंग को भी एंजॉय कर सकते हो। तो उस लर्निंग पे फोकस करना है। इस संडे तो मैंने बताया कि स्केलर वेक्टर के पहले लेक्चर से लेके आज जितना भी पढ़ाया गया वहां तक पूरा का पूरा सिलेबस आ जाएगा। तो संडे तुम्हारी एग्जाम होने वाली है। एग्जाम हम लोग 25 एमसीक्यूज की लेने वाले हैं। हर क्वेश्चन को 4 मार्क होंगे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन बराबर आया तो तुम्हें पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, और अगर तुम्हारा क्वेश्चन बराबर नहीं आया, तुम लोग गलत करते हो, तो तुम्हारा 1 मार्क कट कर दिया जाएगा। इसका मतलब तुम्हें -1 मार्क मिलेगा उस केस में। और अगर तुम लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई नहीं, ना मार्क कटेंगे भी नहीं, बढ़ेंगे भी नहीं, 0 वैल्यू होगी उसकी। गलत अटेम्प्ट किया तो माइनस। तो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम यहां पे प्रेजेंट है, जैसे कि नीट की मार्किंग सिस्टम प्रेजेंट है। जेई वाले बच्चों के लिए भी हम लोग एग्जाम्स अरेंज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं। 1-2 चैप्टर्स हो जाने दो, वहां पे तुम लोग को हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इंटीजर वैल्यू कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम लोग तुम्हें सिखाने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी ये कुछ 2 महीने या 3 महीने का सेगमेंट नहीं होता, पूरे 2 साल की फोकस्ड तैयारी होती है। इसलिए ये ध्यान दें कि तुम पूरा कंटेंट लर्न करें। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर मेरे पास ये बुक्स है, वो बुक्स है। ठीक है, बहुत सारे बुक्स तुम्हारे पास प्रेजेंट है। हम लोग मटेरियल कितना भी परचेस कर सकते हैं। हमारे पास मटेरियल ज्यादा है इसका मतलब हमारा फिजिक्स अच्छा है क्या? नहीं। तो फिलहाल क्लास का मटेरियल फॉलो करें। हम लोग जो देते हैं उसी मटेरियल को पहले फॉलो करें। और एक बार तुम्हारा 2-3 चैप्टर्स हो गया तो हम लोग क्वेश्चंस 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो उसको बोला जाएगा बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी नीट में बहुत बार देखे गए हैं। तो अभी इसके पीछे मत पड़ो कि कितने मटेरियल्स मैं खरीदी कर सकता हूं। अभी इसके पीछे पड़ो कि तुम्हें जो भी कंटेंट सिखाया गया है वो कंटेंट तुम लोग कितनी बार देख सकते हो, उस कंटेंट को तुम लोग कितनी बार रिपीट कर सकते हो, उसी कंटेंट के ऊपर जितनी भी असाइनमेंट्स हम लोग देंगे उसको कितनी बार तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो असाइनमेंट तुम्हें वेंसडे तक मिल जाएगी ऐप में। ऐप में कोर्स नाम के सेक्शन में डाउनलोडेबल पीडीएफ के फॉर्म में हम लोग तुम्हें असाइनमेंट दे देंगे। तो उस असाइनमेंट को तुम लोगों को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद तुम लोग उसको प्रिंट भी मार सकते हो या सेव करके भी रख सकते हो। प्रिंट अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं पेन एंड पेपर का ज्यादा फैन हूं। क्योंकि पेन और पेपर से जब तक तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करते तब तक उतना अंडरस्टैंडिंग हमारा नहीं आता है। कल हम लोग वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस देखने वाले हैं और 3 डायमेंशन के कैलकुलेशंस हम लोग करने वाले हैं। तो वो लेक्चर हमारे ऐप में ही तुम्हें दिखाई देगा, इधर तुम्हें दिखाई नहीं देने वाला है यूट्यूब पे। तो आगे के सभी वीडियोस पाने के लिए तुम लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड बीएमपीसी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई क्वेरीज हो तो तुम लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।